चाहूँगा अपने मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब से अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि तोमर साहब। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यशाला में हम सबके मध्य उपस्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर ए.के. सिंह जी, डॉक्टर बी.पी. चहल साहब, डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी, डॉक्टर एस.के. राव, डॉक्टर पी.के. बिसेन, डॉक्टर एस.के. पाटिल, प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी, श्री अभय महाजन जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, डॉक्टर श्याम रंजन सिंह जी, डॉक्टर एस.पी. इंगोले जी के साथ देश भर से जुड़े हमारे वैज्ञानिक गण, केबी के परिवार के सदस्य, किसान भाई बहन और पत्रकार मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों की ये 28वीं वार्षिक कार्यशाला है। इस अवसर पर मैं आप सबके साथ जुड़कर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ और साथ ही इस आयोजन के लिए ICAR और श्री अभय महाजन जी, अनिल अग्रवाल जी, इनको भी और पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई इस मौके पर देना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस समारोह में शरीक हुए थे और उस समय हमारे तमाम सारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मित्रों को पुरस्कृत करने का काम भी किया गया था। स्थापना दिवस के मौके पर जिन जिन बंधुओं को पुरस्कार मिला है, मैं इस अवसर पर उनको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में कोरोना संकट काल के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों ने वैज्ञानिकों के माध्यम से सूचना संचार तकनीकों एवं कृषि विभाग के साथ मिलकर काफी किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है। मैं उस प्रयत्न की इस अवसर पर सराहना करना चाहता हूं। हमारे लिए यह भी संतोष की बात है कि चाहे पशुधन का मामला हो, चाहे मछली पालन का मामला हो, इस क्षेत्र में भी कृषि विज्ञान केंद्र पूरी जिम्मेवारी के साथ इस क्षेत्र में प्रगति के लिए पूरे जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और इसका लाभ भी किसानों की गांव में आमदनी बढ़े, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। वर्तमान में 723 कृषि विज्ञान केंद्र और ICAR के तमाम सारे संस्थान, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इन सब का जो संयुक्त प्रयत्न है राज्य सरकारों के साथ मिलकर, उसका बड़ा लाभ खेती के क्षेत्र को मिल रहा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो, इस दिशा में ये सारे विंग बहुत जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये अटारी जबलपुर के अंतर्गत आता है। इसमें 81 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें 28 छत्तीसगढ़ में हैं
और 7 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है। तमाम सारी चुनौतियों के बावजूद भी केबीके सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं केबीके के सभी वैज्ञानिकों को, अधिकारी कर्मचारियों को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देश भर में कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश से मुख्य रूप से दलहन, गेहूं, सोयाबीन तथा छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार का महत्वपूर्ण योगदान है। केबीके के माध्यम से क्लस्टर, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन एवं सीड हब द्वारा दलहन की उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश में सोयाबीन फसल के 60 लाख हेक्टेयर में से करीब 35 लाख हेक्टेयर पर ऊंची क्यारी रेस्ड बेड तकनीक का उपयोग करके जल संरक्षण द्वारा उत्पादकता बढ़ाई जा रही है। वहीं जैसा कि अभी AK सिंह जी बता रहे थे कि कड़कनाथ मुर्गी के पालन में केबीके के प्रयासों से 25 राज्यों तक पहुंच गया है और विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो कड़कनाथ हमारी मुर्गी की किस्म है, इसका जो मांस है वह बड़ी मात्रा में दूसरे देशों में निर्यात हो। इसके लिए एक प्रयत्न हम सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हमारी किस्म विदेश में न जाए। किस्म का जो प्रोसेस करने के बाद अगर मांस विदेश में जाएगा तो उसका फायदा हमारे किसान को भी मिलेगा, प्रोसेसर को भी मिलेगा। और ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है और इसमें बहुत खूबियां हैं। इन खूबियों को दुनिया के सामने लाने का प्रयत्न हम सब लोगों को करना चाहिए। केबीके की टीमें जिलों व गांव तक बखूबी काम कर रही हैं। कृषि विभाग राज्य के साथ मिलकर नई तकनीकों को लागू करने, सामायिक जानकारी उपलब्ध कराने में केबीके की टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन मैं इस अवसर पर राज्य सरकार से जुड़े अधिकारियों को भी ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को इस दिशा में चिंता करनी चाहिए कि एक समय था जब ये कहा जाता था कि जिसके पास पानी है वही खेती कर सके, लेकिन वक्त के साथ साथ कई चीज़ें बदलती रहती हैं। आज पानी की अपनी महत्ता है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, सूक्ष्म सिंचाई के भिन्न भिन्न परियोजनाओं के द्वारा कम पानी में भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन आज पानी के स्थान पर खेती में ज्ञान जरूरी है। जिसके पास ज्ञान है वह अच्छा किसान फायदे की खेती कर सकता है। और ज्ञान अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो संस्थान जिसकी हर जिले में पहुंच है वो कृषि विज्ञान केंद्र है। राज्य सरकारों पर कृषि का क्षेत्र अवलंबित रहता है, इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र का जो ज्ञान है, अनुसंधान है, उनकी उत्कृष्टता है, ये आम किसान तक पहुंचे। इसके लिए एक मजबूत ब्रिज के रूप में राज्य सरकार को काम करने की आवश्यकता है। कई बार हम सब लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बल्क रॉ मटेरियल है वो न तो आत्मा की पहुंच के अंतर्गत आ रहा है और ना ही केबीके की पहुंच के अंतर्गत आ रहा है। राज्य सरकारें इस दिशा में अच्छा सोच भी सकती हैं। आपके पास स्थानीय संसाधन हैं, उनके माध्यम से केबीके के वैज्ञानिक को आम गांव तक पहुंचाया जाए
किसान को कृषि विज्ञान से परिचित कराया जाए, नई वैरायटियों से परिचित कराया जाए, सूक्ष्म सिंचाई की ओर उसे आकर्षित किया जाए और कम रकबे में अच्छी खेती और फायदे की खेती कर सके और कृषि भी आगे आने वाले कल में रोजगार का बड़ा साधन बन सकता है, ये विश्वास उसमें जग सके। इस दृष्टि से राज्य सरकारों को निश्चित रूप से थोड़ा प्रयत्न करना होगा, तो बड़ा फायदा खेती के क्षेत्र में होगा। खेती और किसानी की प्रगति में मृदा स्वास्थ्य का बड़ा योगदान है और आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को उनकी मृदा चेक करके लगभग 2 राउंड 22 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए। ये अभियान केंद्र सरकार के माध्यम से एक बार 2 बार चलाया जा सकता है। कुछ फंडिंग के प्रावधान भी किए जा सकते हैं, वो फंडिंग भी नीचे तक पहुंच सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मृदा स्वास्थ्य का पूरा लाभ तब तक नहीं होगा जब तक किसान इसके महत्व को न समझे। जिस प्रकार से थोड़ा सा भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और हम डॉक्टर को तलाशते हैं, इसी प्रकार से किसान के मन में रहना चाहिए कि समय समय पर वो अपनी मृदा का, मिट्टी का हेल्थ चेकअप कराए और उसमें जो रिकमेंडेशन आए उस रिकमेंडेशन का पालन करे, तो किसान को निश्चित रूप से ज़्यादा लाभ हो सकता है। इस दृष्टि से जो कार्यक्रम केंद्र सरकार का है उसको साथ में जोड़ते हुए जागरूकता अभियान हम लोगों को साथ साथ में चलाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका निश्चित रूप से लाभ किसान को ज़्यादा होने वाला है। मुझे प्रसन्नता है कि अटारी जबलपुर द्वारा नई परियोजना आर्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 12 KVK के द्वारा संचालित की जा रही है और जिसमें प्रसंस्करण, मशरूम व लाख उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन आदि में 700 से ज़्यादा युवाओं के उद्यम स्थापित किए गए हैं। यह मैं समझता हूँ KVK का बहुत ही सफल और सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ और KVK के जो प्रयत्न हैं उनको भी निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। अटारी जबलपुर में फार्मर फर्स्ट परियोजना 3 संस्थानों व 4 विश्वविद्यालयों द्वारा चलाई जा रही है। इसके साथ मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 5 विश्वविद्यालयों व 5 अन्य संस्थानों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता वृद्धि हेतु 15 जिलों में सीड हब कार्यक्रम KVK के द्वारा संचालन किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही संतोष की बात है। नारी कार्यक्रम के जरिए पोषण संवेदन कृषि को बढ़ावा, क्षमता कार्यक्रम द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योगिता विकास, वाटिका कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार उन्मुखी क्षेत्रीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर महिलाओं को सशक्तिकरण करते हुए दायित्व निर्वहन में KVK की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस समय हम सब लोगों को कोरोना ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना एक तौर से सिखा दिया है, क्योंकि सामान्य तौर पर तो यदा कदा ही इन प्लेटफॉर्म का हम लोग उपयोग करते थे, लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी बनी कि छोटे बड़े सभी कार्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि डिजिटल लिटरेसी, मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनाइजेशन, लर्निंग आज की जो महती आवश्यकता है उस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं और उसका प्रतिफल आने वाले कल में निश्चित रूप से मिलेगा। KVK की संरचनाओं को सुदृढ़ करने एवं कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की
जरूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है। समय की मांग को ध्यान में रखते हुए केबी के द्वारा जैविक खेती, परंपरागत खेती पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से कृषकों को जैविक खेती अपनाने में मददगार साबित होंगे। साथ ही किसानों के कौशल विकास पर जोर देने की भी आज निश्चित रूप से जरूरत हम सब लोगों को महसूस होती ही है। और इसलिए लगातार प्रधानमंत्री जी का यह आग्रह पूरे देश भर के किसानों को रहता है कि हम सब लोग जितना परिश्रम करके और विज्ञान का सहारा लेकर, तकनीक का सहारा लेकर खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से खेती मुनाफे में आएगी। यह तो एक पक्ष है, लेकिन खेती का जो उत्पाद है उस उत्पाद के सहारे पूरी दुनिया भर में हम एक तौर से अपने उत्पादन के सहारे दुनिया का सहारा बन सकते हैं और निर्यात के माध्यम से हम अच्छी पैसा भी कमा सकते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमारे किसान जब महंगी खेती की ओर आकर्षित होंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी फायदा होगा और बड़ी जो भविष्य की आबादी युवाओं की है वह भी खेती की ओर और उत्पाद की प्रोसेसिंग की तरफ आकर्षित होंगे तो गांव का आदमी गांव में रुक सकेगा। इस दृष्टि से हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार गांव गरीब किसानों की प्रगति के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है और इस दिशा में कई योजनाएं भी प्रारंभ की गई हैं। मैं सभी योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 आग्रह आप सब लोगों के साथ मैं जरूर करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि पूरे देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने का कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया है। 5 वर्ष में इस पूरे कार्यक्रम पर केंद्र सरकार 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। आमतौर पर जब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो कोई भी योजना आरंभ करती है तो यह देखने में आया है कि देश भर में कुछ लोग ऐसे हैं जो साधन संपन्न हैं, जिनके पास ज्ञान भी है, जिनके पास साधन भी है, वो ही उन योजनाओं का एम के कारण लाभ लेने में सफल हो पाते हैं। इस योजना के आरंभ होने से पहले भी एफपीओ परियोजना इस देश में काम करती थी, लेकिन वो एफपीओ परियोजना का मतलब सिर्फ इतना ही था कि सरकार के माध्यम से समूहों के लिए जो लाभप्रद योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे उन लोगों को मिल सकता है। यद्यपि उन लोगों ने लाभ लिया उसका भी कुछ प्रतिशत खेती के क्षेत्र को मिला है, लेकिन जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कोशिश है कि देश का जो 86% छोटा मझोला किसान है उस पर ध्यान को केंद्रित करना और ऐसे छोटे छोटे किसान 300 के समूह में इकट्ठा हों, 400 के समूह में इकट्ठा हों और वो एफपीओ के मेंबर बने और एफपीओ उन छोटे किसानों की एक बड़ी ताकत बने। अगर इस उद्देश्य की हम पूर्ति कर पाएंगे तो ये एफपीओ कार्यक्रम सफल होगा। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति है, नाबार्ड का जो एक अधिकारी रहता है वो उस समिति का सचिव है। सीबीओ को भी केंद्र सरकार ने चयन करके लगाया है। तो मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो एफपीओ बने उसमें छोटे किसान की संख्या अधिकाधिक हो, जिससे छोटे किसान का समूह में रकबा बढ़ सके, उत्पादन में बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ सके, वो चाहे तो लोन लेकर अपने उत्पादन का प्रोसेस भी कर सके और अधिक पैसा उसे मिल सके। इस दृष्टि से निश्चित रूप से ये एफपीओ कार्यक्रम एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट नीचे तक पात्रता के आधार पर अगर हो जाएगा तो छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ देश की ताकत बढ़ेगी
और खेती की भी ताकत बढ़ेगी और इस ताकत के सहारे हम दुनिया में अपना और स्थान को मजबूत करने में सफल होंगे। इसी प्रकार से आप सब ने महसूस किया होगा कि लंबे कालखंड तक खेती के क्षेत्र में निवेश हो, इसके लिए न तो कोई सरकार ने योजना बनाई, ना ही कोई फंडिंग बड़ा पैटर्न था, और इसके कारण खेती के क्षेत्र में बड़े गैप्स भी खड़े हो गए। और हम सब जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो खेती का जीडीपी में 50% योगदान था, लेकिन अब घटते घटते काफ़ी कम हो गया है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनका योगदान उस समय नहीं था, लेकिन आज उनका जीडीपी में अधिक योगदान है। ये दो ही कारणों से संभव हुआ कि सरकारों ने उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया, उन क्षेत्रों में जो कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए थे वो प्रावधान किए, जहाँ कानूनों को बदलना था, नीतियों को बदलना था, वहाँ कानून और नीतियों को बदलने का भी काम हुआ, और निजी क्षेत्र का निवेश उन क्षेत्रों में आए, इसके दरवाजे खोले। उसका परिणाम ये हुआ कि निश्चित रूप से रोजगार की उत्पन्नता भी हुई और उन क्षेत्रों का जीडीपी में अधिक योगदान बढ़ा। कृषि के क्षेत्र में जितना सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो ट्रैक्टर या और उपकरणों पर सब्सिडी देने का मामला हो, चाहे फर्टिलाइजर, बीज, पेस्टिसाइड इन पर सब्सिडी देने का मामला हो, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार जो खेती को मदद करती है, किसान को मदद करती है, उसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र का कोई भी निवेश इस खेती के क्षेत्र में नहीं आ रहा था, और इसके कारण किसान को अपने उत्पादन की वाजिब कीमत नहीं मिल रही थी। परिवार बढ़ रहे हैं, इसलिए खेती का रकबा भी कम हो रहा है, और खेती जब अनवाइबल हो जाएगी तो खेती कौन करेगा, ये भी संकट आने वाले कल में खड़ा होने वाला है। और इसलिए छोटी खेती, छोटा रकबा ये बढ़े, यह निश्चित रूप से हम सब लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पर केबीके चूंकि किसान के सबसे नज़दीक है, राज्य के कृषि अधिकारी किसानों के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए जो गरीब किसान है, जो छोटा किसान है, जो विपन्नता के दौर से गुजर रहा है, जिसकी खेती मुनाफे की खेती नहीं हो पा रही है, ऐसे लोगों को केंद्रित करके निश्चित रूप से हमको अपनी योजना स्थानीय स्तर पर बनाई जानी चाहिए। लेकिन जो गैप्स है, उस गैप्स को भरने के लिए और कृषि क्षेत्र की अधोसंरचना यह देश भर में गांव-गांव में खड़ी हो जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लगभग आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, 20,000 करोड़ रुपया फिशरीज के लिए है, 15,000 करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग के लिए है, 4,000 करोड़ रुपया औषधि खेती के लिए है, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए है। और ये जो फंड्स हैं, ये फंड्स का मॉनिटरिंग केंद्र सरकारी कर रही है। आमतौर पर अनुभव में ये आता है कि कई बार जब हम किसी लोन की बात करें तो लोग कहते हैं कि भाई बैंक्स तो लोन देते ही नहीं है, लेकिन जब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने इस बात का को भी ध्यान दिया कि ये लोन लोगों तक पहुंचे, और इसमें 3% ब्याज की सब्सिडी भी दी जा रही है। और इस प्रोजेक्ट को आप सीधे केंद्र सरकार का जो किसान पोर्टल है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय का, उस पर सबमिट कर सकते हैं। वहाँ से हम इसे बैंकों को भेज देंगे। हर हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग होती है, और मैं यह कह सकता हूँ कि कुल मिला के ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपया लगभग है, ये 1.5 लाख करोड़ रुपया किसान तक पहुँचे, इसके लिए बैंक पहुँचाने के लिए तत्पर है। और केंद्र सरकार के हमारे मंत्रालय में हर सप्ताह बैंकर्स की मीटिंग होती है, जो प्रोजेक्ट हैं उनकी समीक्षा होती है, उन प्रोजेक्टों में कमी है तो उसको पूरा कराया जाता है, और हर माह
इतना प्रोजेक्ट स्वीकृत हों, इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड के अंतर्गत भी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के फंड स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें टैक्स भी है और बाकी इंडिविजुअल किसान भी हैं। तो इस योजना का भी लाभ लेकर किसानों का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है कि गांव की अधोसंरचना अगर गांव में ही हो जाए तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसान उठा सकता है। इस दृष्टि से हम सब लोगों को निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है। तो भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कानून में अभी थोड़ा गतिरोध चल रहा है, लेकिन आप ऐसा मानकर चलिए कि ये कानून पारित हो गए, इनके ऑर्डर्स हो गए, कुछ दिन में ये कानून लागू होंगे ही। कई राज्यों ने तो काम करना प्रारंभ भी कर दिया है और ये आने वाले कल में किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, खेती को समृद्धता की ओर बढ़ाने वाले हैं, किसान को नए नए विकल्प देने वाले हैं और किसान अच्छी खेती कर सके, फायदे की खेती कर सके, इस दिशा में प्रवर्त और कानूनी अधिकार दिलवाने वाले हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप सब इस विमर्श में उपस्थित हैं और अनेक सत्रों में आप सब लोगों की विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होने वाली हैं। आपका ये विमर्श सफल हो और चर्चाएं निष्कर्ष तक पहुँचें और जिन निष्कर्षों तक हम पहुँचेंगे उनको क्रियान्वित करके निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप सबको सफलता पूर्वक इस कार्यशाला की बहुत ऊंचाई हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।